नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम गद्य शेष विधाएं हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं। गद्य के उद्भव और विकास की चर्चा पिछले सत्रों में हम कर चुके हैं। नाटक के उद्भव और विकास को भी हम बहुत ज्यादा विस्तार से समझ चुके हैं, क्योंकि परीक्षाओं में उन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो शेष विधाएं हैं उनको हम आज के सत्र में पढ़ने वाले हैं। ये विधाएं हैं कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और निबंध। और ये सभी गद्य की विधाएं फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो चलिए, क्योंकि सत्र बड़ा हो सकता है, इसलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कहानी पर। और जैसा कि हमारा चलन है कि हम जब कभी भी किसी नई विधा पर बात करते हैं, किसी नए शब्द पर बात करते हैं, तो हम उस शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कहानी शब्द आखिर बना कैसे। तो जैसे हमारी भाषा का हर शब्द संस्कृत से मूलतः विकसित होता हुआ खड़ी बोली हिंदी तक आता है, उसी तरह से कहानी शब्द भी संस्कृत के कथा शब्द से मिलकर बना। और कथा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, यानी उसका जो रूट वर्ड है, उसका जो मूल शब्द है वो है कथ, और इसका अर्थ होता है कहना। ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कथा शब्द जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आई, तब प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ये कथा थ के स्थान पर ह हो गया। ये हम भाषा के विकास में पढ़ चुके हैं। तो शब्द बन गया कहा। और कहा शब्द जब अवधी और भोजपुरी भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा, तब ये शब्द बन गया कहनी। और कहनी भाषा से खड़ी बोली हिंदी में विकसित हो गया कहानी। यानी शब्द की विकास यात्रा से ही ये सहज स्पष्ट है कि कहानी का अर्थ है जो कही जाए। तो स्पष्ट है कि कहानी शब्द वह, कहानी वह जो कही जाए। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। और आपको इस पूरे विकास क्रम में ये जरूर याद रखना है कि कहानी शब्द की मूल व्युत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत के किस शब्द से हुई है, इसे आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। अब कहानी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों ने सरस्वती के प्रकाशन वर्ष यानी 1900 ईस्वी में हिंदी कहानी का आरंभ माना। डॉक्टर नगेंद्र और कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी कहानी का वास्तविक आरंभ 1900 ईस्वी से यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुआ। दूसरी बात, प्रारंभ में कहानी के लिए किस्सा, गल्प या आख्यायिका शब्दों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कहानी शब्द को विकसित होने में थोड़ा सा समय लगा दोस्तों, इसलिए। और कहानी विधा का जन्म पहले ही हो चुका था, तो इसलिए कहानी को क्या कहा जाता था? किस्सा, गल्प और आख्यायिका। आख्यायिका शब्द मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूं। आख्यान जो शब्द है उससे मिलकर के बना है, उससे विकसित होकर प्रत्यय लगने से बना है। तो ये तीन शब्द कहानी के पर्यायवाची के रूप में कहानी शब्द के प्रयोग से पहले इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि कहानियां मौखिक स्तर पर विकसित हुई, मौखिक परंपरा के जरिए विकसित हुई। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई किस्सा सुनाता था तो उसे रोचक शैली में प्रस्तुत करता था, और इसी तरह से कहानी शब्द का विकास हुआ, और उसके लिए कहा गया किस्सा, गल्प और आख्यायिका। सबसे पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने, क्योंकि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजों के जमाने में जब हम अंग्रेजों के पराधीन थे, उस समय अंग्रेजी साहित्य का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारा प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा। और उस दौरान अंग्रेजी साहित्य में शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही थी, यानी लघु कथाएं लिखी जा रही थी। तो सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिका शब्द का इस्तेमाल किया। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, आप इस बात को भूलेंगे नहीं। आगे चले। 1900 में सरस्वती पत्रिका का पहले अंक का जब प्रकाशन हुआ, तो उसमें किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई। 1902 में गुलबहार कहानी प्रकाशित हुई, और सरस्वती के अंक में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कथाएं प्रकाशित की गई। और इन कथाओं को कहानी नहीं कहा गया, बल्कि आख्यायिका के नाम से ही इन्हें संबोधित किया गया। 1908 में सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कहानी संग्रह प्रेमचंद का, उसकी बात कर रहे हैं हम। 1908 में सोजे वतन की भूमिका में सर्वप्रथम नवाब राय, जिस नाम से उर्दू में लिखा करते थे प्रेमचंद, ये बात भूलनी नहीं है। सर्वप्रथम नवाब राय ने यानी प्रेमचंद ने शॉर्ट स्टोरी के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया। क्या ध्यान रखना है?
सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग शॉर्ट स्टोरी के पर्याय के रूप में किसने किया? तो प्रेमचंद ने किया। कौन सी पुस्तक में किया? सोजे वतन में किया। कब किया? 1908 में किया और सोजे वतन की भूमिका में किया। ये बात आपको भूलनी नहीं है। किंतु वे भी, हालांकि शब्द का प्रयोग कर दिया भूमिका में, लेकिन वे भी कहानियों के लिए आख्यायिका और गल्प शब्दों का ही प्रयोग करते रहे। अब बात आती है हिंदी की पहली कहानी आखिर माना किसे जाए, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र और कुछ विद्वान तो 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका जब से प्रकाशित होनी शुरू होती है और उसमें जो कहानियां प्रकाशित होनी प्रारंभ होती है, वहीं से हिंदी कहानी के विकास का प्रारंभ मानते हैं। तो लेकिन उससे पहले भी कहानियां लिखी जा रही थी। तो देखते हैं हिंदी की पहली कहानी के विषय में अलग अलग विद्वानों ने कौन कौन से मत प्रस्तुत किए। सबसे पहला मत आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। उन्होंने 1887 ईस्वी में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी प्रणयिनी परिणय को हिंदी की पहली कहानी माना है। आचार्य शुक्ल और श्री कृष्ण लाल कहते हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय नहीं बल्कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। तीसरा मत है डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा का। उन्होंने माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसे हिंदी की पहली कहानी माना है। तीसरा मत यह है। और 1901 में देखिए, क्रम से चलते चले आ रहे हैं हम। प्रणयिनी परिणय का प्रकाशन होता है 1887 में, डॉक्टर बच्चन सिंह इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और इंदुमती का प्रकाशन होता है 1900 में। आचार्य शुक्ल और श्री कृष्ण लाल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। दोनों ही कहानियां किशोरी लाल गोस्वामी की हैं। लेकिन श्री देवी प्रसाद वर्मा मानते हैं कि माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901, जो छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई, वो हिंदी की पहली कहानी है। चौथा मत है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का, और आप मानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, जो इसका प्रकाशन 1903 में हुआ, हिंदी की पहली कहानी है। तो ये चार प्रमुख मत हो गए। शेष मतों पर नजर डालते हैं। पांचवा मत है दोस्तों, राय कृष्ण दास मानते हैं कि बंग महिला की कहानी दुलाई वाली कहानी का नाम है, और बंग महिला के नाम से जो महिला वास्तव में कहानी लिखा करती थी, उसका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। और 1907 में उनकी ये दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा भी मैं संक्षेप में आपसे कर देती हूं। 19वीं शताब्दी के उस दौर में जब एक बंगाली महिला बंग महिला के नाम से कहानी लिखती है, इसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियां अगर पढ़ती थी, अक्षर ज्ञान प्राप्त करती थी, लिखना पढ़ना सीखती थी, तो वे छिपकर इस कार्य को करती थी, और हमेशा उनके मन में ये बोध रहता था मानो वे कोई अपराध करने जा रही हों। और ऐसी स्थिति में जब राजेंद्र बाला घोष ने कहानी लेखन शुरू किया और उनकी कहानी को प्रकाशित भी किया गया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे आखिर किस तरीके से कहानी को प्रकाशित होने भेजे, क्योंकि समाज में जब ये पता चलेगा कि राजेंद्र बाला घोष कहानियां लिखती हैं, तो बहुत बड़े संकट उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने वास्तविक नाम से कहानियां लिखी ही नहीं, बल्कि बंग महिला के नाम से कहानियां लिखी। और सबसे ज्यादा आनंद का विषय यह है दोस्तों कि उनके द्वारा लिखी गई एक एक कहानी उस दौर की लोकप्रिय कहानियों में शुमार की गई। अब छठा मत है डॉक्टर राजेंद्र यादव का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई, इसे राजेंद्र यादव हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे नामक जो विद्वान हैं, वे बंग महिला के द्वारा ही रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 में प्रकाशित हुई, उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि इन सातों मतों में से आखिर सर्वमान्य मत कौन सा माना गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इंदुमती जो कहानी है, उस पर शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट एक कहानी है, उसका अनुवाद माना गया है, उसका प्रभाव माना गया है, इसलिए इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी नहीं माना जा सकता। तो नई खोजों के आधार पर 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। ये बात आप कंठस्थ कर लेंगे।
लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर जब मैंने नजर डाली तो वहां पर एक टोकरी भर मिट्टी विकल्प नहीं है, ऐसे प्रश्न भी हिंदी की पहली कहानी के विषय में पूछे जाते हैं। तो यदि एक टोकरी भर मिट्टी विकल्प में नहीं है तो आपको इंदुमती पर ही निशान लगाना है, क्योंकि अगर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है तो उत्तर होगा इंदुमती, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इंदुमती ही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती रही है। और उससे पहले राजा भोज का सपना हिंदी की पहली कहानी मानी जाती थी, लेकिन अब वो सब मत खारिज हो चुके हैं। अब दो ही मत प्रमुख रूप से सामने हैं, जिनमें से सर्वमान्य मत है कौन सा, एक टोकरी भर मिट्टी का, और दूसरा मत है इंदुमती का। तो अगर विकल्प में एक टोकरी भर मिट्टी है तो आप उसे ही सही चिन्हित करेंगे, और अगर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है तो आप इंदुमती को चिन्हित करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चले, कहानी के विकास के चरण पर बात करते हैं। हिंदी कहानी विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर आज हमारे रूप में हमारे सामने एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत हुई है। और ये विकास के चरण है, सबसे पहला प्रारंभिक काल की कहानी जो 1900 ईस्वी से पूर्व, ध्यान देंगे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि 1900 ईस्वी से जो कहानी लिखी गई वहीं से हिंदी कहानी विकास का आरंभ माना जाना चाहिए। लेकिन यहां इन चरणों में बात की जा रही है 1900 ईस्वी से पहले लिखी गई कहानियों की, क्योंकि दोस्तों 1900 ईस्वी में जो कहानियां जिस रूप में हमारे सामने आई उनकी पृष्ठभूमि 1900 से पहले लिखी गई कहानियों के द्वारा ही तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में उन कहानियों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला विकास का जो प्रारंभिक चरण है वो है 1900 ईस्वी से पहले का। दूसरा है प्रेमचंद पूर्व कहानी, जो 1900 से 1916 के बीच लिखी गई कहानियां आती हैं, जिसमें फिर प्रेमचंद युगीन कहानी जो 1916 से 1936 के बीच लिखी गई, और प्रेमचंद के बाद की प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद लिखी गई कहानियां जो 1936 से 1950 के बीच लिखी गई, और 1950 से 1960 के बीच आ जाती है नई कहानी। और नई कहानी के बाद सन 60 के बाद बहुत सारे बदलाव आए कहानी के विकास में, और कहानी अनेक रूपों में, अनेक नए शिल्पों को स्वीकार करती हुई, अनेक नए विषयों को स्वीकार करती हुई, अनेक नए रूपों को ग्रहण करती हुई हमारे सामने आई। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे कहानी आंदोलन सन 1960 के बाद हमारे साहित्य जगत में प्रचलित हुए, और 1960 के इस विकास के चरण को इसीलिए कहा जाता है साठोत्तर कहानी आंदोलन। अब ये कौन कौन से कहानी आंदोलन है? सबसे पहला है कहानी आंदोलन, जो 1960 में शुरू किया गया गंगा प्रसाद विमल के द्वारा। आपको ये वर्ष भी याद रखना है और आपको प्रवर्तक का नाम भी याद रखना है कि किसने इस कहानी आंदोलन की शुरुआत की। आगे चलें। दूसरा आंदोलन है सचेतन कहानी आंदोलन, 1964 में महीप सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। तीसरा सहज कहानी आंदोलन 1968 में अमृत राय के द्वारा स्थापित किया गया, प्रारंभ किया गया। चौथा है समांतर कहानी आंदोलन, 1971 में कमलेश्वर ने प्रारंभ किया। जनवादी कहानी 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जनवादी विचार मंच के द्वारा प्रारंभ की गई। सक्रिय कहानी 1979 में राकेश वत्स के द्वारा शुरू की गई, और समकालीन कहानी आंदोलन 1986 में राजेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया। अब चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से इन चरणों से गुजरकर किन किन बदलावों के दौर से गुजरते हुए हिंदी कहानी आज जिस रूप में हमारे सामने है वहां तक पहुंची। तो सबसे पहले प्रारंभिक काल की कहानियों पर बात करते हैं। प्रारंभिक काल में दोस्तों आपको याद रखना है कि अनुदित और रूपांतरित कहानियां ही लिखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रारंभिक काल की कहानियों की है वो ये कि इस युग में अनुदित और रूपांतरित कहानियां लिखी गई, यानी मौलिक कहानियां नहीं लिखी गई। और यही कारण है कि 1900 से डॉक्टर नगेंद्र कहानी के विकास क्रम की शुरुआत मानते हैं। मौलिक कहानी लेखन का अभाव रहा। सदल मिश्र का कौन कौन सी कहानियां इस युग में महत्वपूर्ण है? सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान एक रूपांतरित कहानी, लल्लू लाल रचित बैताल पच्चीसी अनुदित कहानियों की श्रेणी में आती है। इन दोनों कहानियों और उनके लेखकों को याद कर लेंगे। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई, 1803 में प्रकाशित हुई। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई और 1853 में प्रकाशित हुई। ये बात आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि इन कहानियों के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चले। इन कहानियों का रचना विधान आधुनिक कहानियों जैसा नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं। अब दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरा चरण है प्रेमचंद पूर्व कहानी, जिसका समय माना गया है 1900 से और 1916।
इसको 16 कर लेंगे, ईस्वी के बीच आधुनिक हिंदी कहानी का प्रयोग काल माना जाता है। देखिए, पृष्ठभूमि तैयार हुई प्रारंभिक युग की कहानी पर, और उसके बाद प्रेमचंद पूर्व कहानी में एक आधुनिक हिंदी कहानी के विषय में नए नए प्रयोग किए गए। हिंदी में आधुनिक कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत डॉक्टर नगेंद्र के मत का समर्थन करता है यह कथन सरस्वती पत्रिका और सुदर्शन पत्रिकाओं के माध्यम से हुई, क्योंकि हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां प्रकाशित हुई इन पत्रिकाओं में। सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ, और सुदर्शन पत्रिका भी उस समय उसी दौर की एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती थी। अब इस दौर में कैसी कहानियां लिखी गई? प्रेमचंद पूर्व युग में प्रमुखतः आदर्शवादी, नैतिक, सुधारवादी और राष्ट्रवादी कहानियां लिखी गई। दोस्तों, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि साहित्य परिवेश के अनुसार ही विकसित होता है। तो इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता थी समाज सुधार की, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की, नैतिक मूल्यों के विकास की। तो यही कारण है कि आदर्शवादी, नैतिक, सुधारवादी और राष्ट्रवादी कहानियां इस युग में लिखी गई। अब कहानियों के विषय प्रेम, नीति और उपदेश तक ही सीमित रहे। ध्यान देंगे, इसे ध्यान रखना है, तभी हमें आगे का विकास क्रम समझ में आएगा। कौन कौन से विषयों पर कहानियां लिखी गई? प्रेम पर कहानियां लिखी गई, नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कहानियां लिखी गई, उपदेश प्रधान कहानियां लिखी गई। इन 3 विषयों तक ही सीमित रहा प्रेमचंद पूर्व युग में कहानियों का विषय। कहानीकार और कहानियां इस युग में कौन कौन से आए, उन्हें देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर दोस्तों, मैं सारी कहानियों की चर्चा नहीं करूंगी, केवल वही कहानी और वही लेखक मैंने लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता, प्रकाशन वर्ष 1902, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही। फिर किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 1900 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। तीसरी गुलबहार 1902, प्रणयनी परिणय 1887, यानी किशोरी लाल गोस्वामी की ये 3 कहानियां, इंदुमती, गुलबहार और प्रणयनी परिणय, ये तीनों कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही इस युग में। वृंदावन लाल वर्मा ने भी इस युग में कहानियां लिखी। उनमें सबसे उल्लेखनीय कहानी है राखी बंध भाई, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ। इसके बाद आता है नाम विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का, जिनकी कहानी रक्षाबंधन पर बहुत अधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। और उसके बाद नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जिनके जीवन परिचय और कृति परिचय के विषय में हम उसने कहा था कहानी के दौरान बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आपने केवल अपने जीवन काल में 3 ही कहानियां लिखी दोस्तों, लेकिन उन 3 कहानियों के बल पर वे अपने समय के एक प्रभावशाली और सशक्त कहानीकार के रूप में उभरे। और वे 3 कहानियां हैं। सबसे पहले सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। सबसे महत्वपूर्ण और उनकी कीर्ति का आधार कहानी है उसने कहा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद युग में जो नीति, प्रेम और उपदेश तक सीमित था, जो विषय वस्तु कहानियों की, वो अब आदर्शोन्मुख, सामाजिक और यथार्थवादी कहानियों में विकसित हो गई। यथार्थवाद, ये जो यथार्थवाद है, ये आदर्श के आवरण में लिपटा हुआ यथार्थवाद है दोस्तों। ये वो यथार्थवाद नहीं है जो 1950 में नई कहानी के आगमन के बाद ही हमारे साहित्य में, हमारी कहानियों में चित्रित हुआ, बल्कि ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। ये बात आपको ध्यान है। यानी अब कहानी प्रेमचंद के युग में आकर प्रेम, नीति और उपदेश के दायरे से बाहर निकलकर आदर्श की स्थापना के प्रयत्न में जुट गई, समाज की समस्याओं से जुड़ गई और समाज के कुछ कुछ यथार्थ स्वरूप को भी अभिव्यक्त करने लगी। व्यक्तिगत अनुभूतियां और अंतर्द्वंद्व भी कहानियों में प्रधान हो गए। यानी अभी तक जो कहानियां वो नीति, उपदेश और प्रेम तक, यानी घटना प्रधान कहानियां थी, अब प्रेमचंद के युग में आकर कहानियां मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है उसकी बारीक अभिव्यक्ति भी करने लगी। कहानी मैंने निश्चित स्वरूप धारण किया। देखिए दोस्तों, प्रेमचंद युग का मतलब है प्रेमचंद के समकालीन है प्रसाद कहानीकार, और आपके पाठ्यक्रम में है पुरस्कार कहानी। आप ध्यान देंगे, प्रेमचंद युग की कहानी है प्रसाद की कहानी पुरस्कार, और उसमें मधुलिका का जो अंतर्द्वंद्व है वो इस बात का प्रमाण है कि इस युग में अंतर्द्वंद्व प्रधान कहानियां भी लिखी जाने लगी। यानी कहानियां मनुष्य के हृदय में, मस्तिष्क में चल रहे विचारों के संघर्ष की भी प्रबल अभिव्यक्ति करने लगी। कहानी ने अब निश्चित स्वरूप धारण कर लिया। इससे पहले स्वरूप केवल
पहले प्रयोग काल चल रहा था, उससे पहले पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, लेकिन प्रेमचंद युग में आकर कहानी अपने बिल्कुल निश्चित ठोस आकार में हमारे सामने आती है। जीवन से जुड़े विषय उसमें अभिव्यक्त होने लगते हैं, समाज की समस्याएं अभिव्यक्त होने लगती हैं, मनुष्य का अंतर्द्वंद अभिव्यक्त होने लगता है। विशेष परिस्थितियों में मनुष्य की क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसका चित्रण भी इस युग की कहानियों में किया जाने लगा। और भाषा का स्वरूप जो भारतेंदु काल तक यानी प्रेमचंद पूर्व कहानी के समय में स्थिर नहीं था खड़ी बोली हिंदी के रूप में, अब वह रूप भी स्थिर हो गया, क्योंकि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा के परिष्कार के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर चुके थे। आगे चलें। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। आप पढ़ चुके हैं कि मानसरोवर के 8 खंडों में ये कहानियां संकलित हैं। उनकी पहली कहानी सौत मानी जाती है। यद्यपि इस विषय में अत्यधिक मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर नगेंद्र के इस मत को मत मान लिया गया है कि पहली कहानी प्रेमचंद की सौत है। जयशंकर प्रसाद की बात आती है, दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार इस युग के जयशंकर प्रसाद हैं। उनकी पहली कहानी ग्राम है। 1911 में यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, इनको इनके प्रकाशन वर्ष के साथ कंठस्थ करना है। संग्रह पहला 1912 में छाया, 1926 में प्रतिध्वनि, 1929 में आकाशद्वीप दीप आंधी में 1929 में आकाशदीप, 1931 में आंधी और 1936 में इंद्रजाल उनके कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए। सुदर्शन तीसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, जिनकी कहानी हार की जीत अपने समय की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। दोस्तों, कभी समय मिले तो इस कहानियों को पढ़िएगा जरूर। ये सुदर्शन की पहली कहानी है, हार की जीत, जिसका प्रकाशन 1920 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। और आपके कहानी संग्रह हैं सुदर्शन, सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, 4 कहानियां, नगीना, पनघट और परिवर्तन। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिनको आपको याद रखना है। आप भले ही इनमें से एक आध कहानी संग्रह भूल जाएं, लेकिन ये बिल्कुल ना भूलें कि सुदर्शन की पहली कहानी हार की जीत एक महत्वपूर्ण कहानी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र चौथे कहानीकार हैं इस युग के। चिनगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लज्जा और सन की अमीर, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। आपको इन्हें कंठस्थ कर लेना है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री अगले कहानीकार, इनकी पहली कहानी है ग्रह लक्ष्मी। हर कहानीकार की पहली कहानी को आपको कंठस्थ कर लेना है। और आपके कहानी संग्रह के नाम है अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में, बाण बधू, दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, सिंहगढ़ की विजय, पन्नाधाय और रूठी रानी। अगले कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। आपके कहानी संग्रहों के नाम है निशानियां, दो धारा, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, डाची और आकाशचारी। ये कहानी संग्रहों पर अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनके लेखक, इनके कहानीकार के रूप में उपेंद्र नाथ अश्क का नाम याद रखेंगे। अब बात आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लिली, सखी सुकुल की बीवी और चतुरी चमार आपके प्रमुख कहानी संग्रह है। सभी कहानी संग्रहों को आप कंठस्थ कर लेंगे। अब बात आती है प्रेमचंदोत्तर कहानी की। कहानी में प्रेमचंद युग में आकर के कहानी ने निश्चित स्वरूप धारण किया था, हम पढ़ चुके। इसके अलावा वो समाज से जुड़ी थी, अपने परिवेश से जुड़ी थी और कुछ कुछ यथार्थ की अभिव्यक्ति भी वहां होने लगी थी। यहां तक कि मनुष्य के अंतर्द्वंद और मनोविज्ञान के चित्रण भी उस दौर की कहानियों में किए जाने लगे थे। अब उससे आगे बढ़कर प्रेमचंद युग में आकर कहानी में जीवन के उन पक्षों को उभारा गया, उन पक्षों को विषय बनाया गया जिन पर पहले कभी लेखकों की, कहानीकारों की दृष्टि ही नहीं गई, यानी जिन पर कहानियां लिखी ही नहीं गई। तो यानी जीवन के अनछुए पक्ष यहां कहानी में अभिव्यक्त हुए। ये परिवर्तन है प्रेमचंद युग से प्रेमचंदोत्तर कहानी में। जो अंतर है उसे आप समझेंगे। मनोविश्लेषणवाद और समाजवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई के रूप में अभिव्यक्ति दी गई। देखिए, प्रेमचंद युग तक व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग था, लेकिन प्रेमचंदोत्तर युग में समाज तो समाज की जगह रहा ही, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व।
यानी व्यक्ति को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में यहां प्रेमचंदोत्तर कहानी में पहचान दी गई। और कथा चेतना अंतर्मुखी हो गई। कथा चेतना अंतर्मुखी होने का क्या अर्थ है? जो कहानी केवल परिवेश और बाहरी जगत की घटनाओं का स्थूल चित्रण करती थी, मोटा मोटा चित्रण करती थी, अब वो मनुष्य के अंतर जगत के बारीक से बारीक चिंतन का अभिव्यंजन करने लगी। इसलिए कहा गया है कि कथा चेतना अंतर्मुखी हो गई। और उपेक्षित व्यक्ति, जो समाज के उपेक्षित वर्ग है, उसकी मनस्थिति का चित्रण भी यहां बहुत बारीकी से किया गया। अब बात आती है प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों की। सभी कहानीकारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सभी की रचनाएं कंठस्थ कर लेनी है। सबसे पहले नाम आता है यशपाल का। आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, लेकिन सारे कहानी संग्रहों में से हमने केवल वही कहानी संग्रह यहां दिए हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिन पर प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है वो दुनिया, दूसरा तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की मां, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। ये उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र के कुल 21 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से प्रमुख हैं फांसी, जयसंधि, वातायन, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, खेल, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र के, जिनमें से और भी इसमें से छांटे तो दोस्तों फांसी आपको याद रखना है, जयसंधि आपको याद रखना है, खेल आपको याद रखना है, नीलम देश की राजकन्या आपको याद रखना है और पाजेब आपको याद रखना है। ये तो आपको याद रखने ही हैं। अब बात आती है अज्ञेय की। अज्ञेय के 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है अज्ञेय पर। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, शरणार्थी। आप ध्यान देंगे दोस्तों, जैनेन्द्र के कहानी संग्रह का नाम है जयसंधि और अज्ञेय के कहानी संग्रह का नाम है जयदोल। थोड़ा सा ही फर्क है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये कहानी संग्रह अज्ञेय के प्रकाशित हुए। इसके बाद नाम आता है इलाचंद जोशी का। आपके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं और आहुति। भगवती चरण वर्मा के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी और इंस्टॉलमेंट। आपको याद रखने हैं। अब बात आती है रांगे राघव की। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र का फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक। ये सभी कहानी संग्रह हैं रांगे राघव के। लेकिन इनमें से आपको क्या याद रखना है? देवदासी कहानी संग्रह याद रखना है, समुद्र का फेन कहानी संग्रह याद रखना है 2, तीसरा आपको अंगारे न बुझे याद रखना है, चौथा इंसान पैदा हुआ याद रखना है और 5 गधे याद रखना है। ये कहानी संग्रह आपको भूलने नहीं है। नई कहानी, अब बात आती है नई कहानी की, यानी 1950 से पहले के कहानी के विकास क्रम को हम अब तक समझ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि जो कहानी अनुदित और रूपांतरित कहानियों के रूप में विकसित हुई हिंदी साहित्य में, अब वो नई कहानी से पहले तक मनुष्य के अंतर्मन के चित्रण को बारीकी से प्रस्तुत करने लगी थी। अब नई कहानी में 1950 में आकर कहानी के स्वरूप में क्या बदलाव आया, ये हमें जानना है। तो सबसे पहला जो बिंदु आपको याद रखना है वो ये कि नई कहानी के जन्म का वर्ष 1950 माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि 1950 में नई कहानी उदित हुई। नई कहानी को नई कहानी क्यों कहा गया? क्योंकि ये नई कहानी नए परिवेश और परिवेश से जन्मी नई संवेदनाओं और नई समस्याओं से जुड़ी कहानी थी। अब कौन सा नयापन था परिवेश में, कौन सी नई समस्याएं थी जिनके कारण इस कहानी को नई कहानी कहा गया? दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 1950 से पहले यानी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1947 से पहले का जो परिवेश था वो अचानक 1947 के बाद क्रमशः परिवर्तित होना शुरू होता है, एक नई दिशा में मुड़ना शुरू होता है, क्योंकि हम आजाद हैं और हमारा देश, हमारे देश के हर नागरिक आजादी को अनुभव करने लगते हैं। तो यानी नया परिवेश मिलता है, परिवेश में नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, नई नई संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और बारीकी से 1950 से शुरू हुई नई कहानी में इन नई संवेदनाओं और समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया। यही कारण है कि इसे नई कहानी कहकर संबोधित किया गया। दूसरी बात, सूक्ष्म अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई। अब तक हमने जो भी बात पढ़ी प्रेमचंदोत्तर युग तक, तब तक हमने ये जाना
कि नई कहानी में बारीक सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई, अंतर्मन की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन कलात्मकता की चर्चा हमने अभी तक नहीं पढ़ी। यहां सबसे बड़ा बदलाव नए परिवेश के बाद जो दूसरा आया वो ये कि कलात्मकता के साथ, बारीकी के साथ और कलात्मकता के साथ कहानियों के विषय को अभिव्यक्त किया जाने लगा। आगे चलें। नई कहानी में मनोवैज्ञानिकता और प्रगतिशीलता के आग्रहों को छोड़ दिया गया। देखिए दोस्तों, 1936 से 1936 से एक नया दृष्टिकोण साहित्य जगत में विकसित होता है, जिसे आप काव्य में भी देखेंगे, जिसे आप कहानियों में, नाटकों में, सर्वत्र देखेंगे उस प्रभाव को, और वो है प्रगतिवाद का प्रभाव, यानी प्रगतिशील चिंतन। और ये प्रगतिशील चिंतन जुड़ता है मार्क्सवाद से, इसे आप भूलेंगे नहीं। तो अब क्योंकि 1950 से पहले, नई कहानी से पहले दृष्टिकोण कहानीकारों का मार्क्सवाद से प्रभावित था, प्रगतिवाद से प्रभावित था, यही कारण है कि यहां नई कहानी ने मनोवैज्ञानिकता यानी मनुष्य के मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति और प्रगतिशीलता के आग्रहों से अपने आप को मुक्त कर लिया और साधारण स्तर पर केवल और केवल मनुष्य को कहानी के केंद्र में स्थापित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है ये। सच्चे अर्थों में नई कहानी में ही मनुष्य की बात, मनुष्य का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से, सुदृढ़ रूप से कहानी के केंद्र में स्थापित हुआ। उससे पहले अस्तित्व की बात की गई मनुष्य की, लेकिन जिस गति से, जिस स्थिति से, जिस रूप में नई कहानी में मनुष्य को कहानी के केंद्र में प्रस्तुत किया गया, वो निश्चय ही पहले से बिल्कुल भिन्न और अद्भुत था। तो ऐसी स्थिति में ये एक और बदलाव आया। शिल्प की दृष्टि से नई कहानी में सांकेतिकता यानी संकेत के माध्यम से बात कहने की प्रवृत्ति हुई, क्योंकि संकेतों के माध्यम से कही गई बात बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। प्रतीकात्मकता यहां आई, बिंब विधायकता यहां आई, यानी इस तरह का चित्रण परिवेश का किया गया जिसमें कि पाठकों के समक्ष पूरा का पूरा दृश्य साकार हो जाए, दृश्य उपस्थित हो जाए। और प्रेषणीयता यानी अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने की जो कला है दोस्तों, उसे प्रेषणीयता यानी भेजने की कला कहा जाता है। ये भूलेंगे नहीं आप। ये 3-4 बिंदु यहां नई कहानी में आकर विकसित हुए। कौन से? सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता, बिंब विधायकता और प्रेषणीयता। यथार्थ बोध यानी जिस यथार्थ की शुरुआत प्रेमचंद के युग में हुई थी, वो और बारीकी से और अपने वास्तविक रूप में यहां अभिव्यक्त होने लगा। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि समाज में मूल्यों की स्थापना भी करनी आवश्यक थी, ऐसी स्थिति में आदर्शवाद को भी कहीं कहीं अपनाया गया। कहीं कहीं अस्तित्ववाद यानी व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो गया, ऐसी प्रवृत्ति भी यहां दिखाई देने लगी। व्यक्तिगत संबंधों का चित्रण किया गया, जो मनुष्य के जीवन की जो पीड़ाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति की जाने लगी। बौद्धिक जागरूकता तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है संपूर्ण आधुनिक काल की बौद्धिक जागरूकता। तो बौद्धिक जागरूकता की अभिव्यक्ति यहां अब और प्रबल रूप में अभिव्यक्त होने लगी। और क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तेजी से महानगरों का विकास हुआ, तो महानगरीय जीवन की अभिव्यक्ति भी यहां की जाने लगी, यानी नए विषय, नई कहानी में नए विषयों को आधार बनाकर कहानियां लिखी गई। इसके अलावा आंचलिकता, राजनीतिक और समसामयिक संदर्भों की अभिव्यक्ति भी नई कहानी में की गई। आंचलिकता को समझ लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये शब्द उपन्यासों के संदर्भ में भी आएगा, जब किसी कहानी में अंचल विशेष की लोक संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, उसके लोकगीतों को, उसके धार्मिक आस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए किसी कहानी की अभिव्यक्ति की जाती है, लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो कहानी आंचलिक कहानी कहलाती है। और इस तरह की प्रवृत्ति विकसित हुई नई कहानी के आगमन के बाद। अब बात आती है नई कहानी से जुड़े कौन से प्रमुख कहानीकार हैं और उनकी बहुत प्रमुख कहानियां कौन सी हैं, क्योंकि साहित्य बहुत विशाल है दोस्तों, सब कुछ कंठस्थ करना आपके लिए संभव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं कहानियों की चर्चा की जा रही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार सामने आते हैं धर्मवीर भारती, यह मेरे लिए नहीं और सावित्री नंबर 2 उनकी बहुत उल्लेखनीय कहानी है। इसके बाद नाम आता है मोहन राकेश का। मोहन राकेश मंदी जंगल, इंसान के खंडहर, चांद और टूटे हुए लोग और मिस पाल इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आगे चले।
नरेश मेहता की अनबीता व्यतीत, श्रीमती मास्टर और वह मर्द थी, ये उनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। अमरकांत की जिंदगी और जोंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, प्रश्न पूछा जाता है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। राजेंद्र यादव की टूटना और मरने वाले का नाम प्रमुख कहानियां हैं। निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात, परिंदे और पराए शहर में, ये 3 प्रमुख कहानियां हैं। कमलेश्वर की बात आती है तो तलाश और खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाओं में महानगरीय जीवन की त्रासदी को बहुत गहराई से, बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है कमलेश्वर ने, तो ये उनकी प्रमुख कहानियां हैं। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी की यही सच है, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, आकाश के आईने में और तीसरा आदमी प्रमुख कहानियां हैं। और भीष्म साहनी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, चीफ की दावत। तो इस तरह से अलग अलग जीवन के विषयों, जीवन से विषयों को उठाकर नई कहानी के दौर में कहानियां लिखी गई। अब बात आती है साठोत्तर कहानी आंदोलनों की। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कहानी आंदोलन। 1960 के बाद फ्रांस में एक एंटी स्टोरी मूवमेंट चला। फ्रांस में एक एंटी स्टोरी मूवमेंट चला था दोस्तों, जिसमें कथानक के यानी कहानी के परंपरागत शिल्प का विरोध किया गया था। और उसी एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में 1960 के बाद कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और इसके समर्थक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे, जिन्होंने इस कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। और इनके समर्थक थे जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह और विश्वेश्वर, ये उनके समर्थक थे। प्रवर्तन करने वाले हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, ये आपको भूलना नहीं है। वर्ष है 1960। आगे चलते हैं। इस कहानी आंदोलन में परंपरागत जितनी भी अवधारणाएं थी, उन सभी का विरोध किया गया, उन सभी के प्रति अस्वीकार का भाव व्यक्त किया गया। और जो मूल्य थे उनके प्रति भी अस्वीकार की बात की गई। और जितनी भी कहानियां लिखी गई, उनके जो पात्र थे वो घोर व्यक्तिवादी पात्र थे, जो केवल और केवल अपने विषय में ही सोचने वाले थे। इस तरह से एक नए रूप में, कहानी के रूप में कहानी हमारे सामने आई। और अति आधुनिक जीवन दृष्टि, जहां पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं, उन्मुक्तता और स्वच्छंदता की अभिव्यक्ति यहां पर की गई। दूसरा आंदोलन है सचेतन कहानी आंदोलन। इसकी शुरुआत 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से शुरू हुई थी। आधार पत्रिका के एक विशेषांक में महीप सिंह, राजीव सक्सेना, अश्क और श्याम परमार ने सचेतन कहानी विषयक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। और दोस्तों, महीप सिंह इस सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। संचेतना नामक एक त्रैमासिक पत्रिका, जिसके संपादक महीप सिंह थे, उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और यही पत्रिका सचेतन कहानी आंदोलन का प्रमुख मंच बनी, आपको भूलना नहीं है। स्वस्थ और सकारात्मक सोच की, देखिए घोर व्यक्तिवादी पात्र थे कहानी आंदोलन में, लेकिन बदलाव आया और यहां पर आकर स्वस्थ और सकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति कहानियों में की जाने लगी। जीवन से जुड़ी हुई कहानी और जीवन को जीने और जानने की प्रक्रिया पर यहां पर बल दिया, ताकि मनुष्य जीवन के विषय में सकारात्मकता से सोचे। निराशा, आस्था की जड़ता, बौद्धिक तटस्थता का वर्णन किया, जो उस समय के समाज में मनुष्यों के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। व्यक्ति और समाज की टूटती हुई आस्थाओं के बीच नए मूल्यों के निर्माण का प्रयास किया गया। देखिए, हम देखेंगे कि कहानी आंदोलन में मूल्यों के प्रति अस्वीकार की भावना थी, लेकिन सचेतन कहानी आंदोलन में नए मूल्यों के निर्माण की बात की गई, नई आस्थाओं की शुरुआत की बात की गई। आगे चलें। सचेतन कहानी आंदोलन बहुत सारे अलग अलग विषयों को आधार बनाकर लिखी गई। इसमें नगरीय और महानगरीय परिवेश का चित्रण हुआ, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण हुआ, जिसमें महीप सिंह की एक कहानी और भी कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इसके अलावा अन्य भी सभी प्रकार की समस्याएं, सामाजिक विसंगतियां भी यहां इस कहानी में चित्रित की गई। दीवार और उड़ने वाला घोड़ा, जो सुखबीर के द्वारा रचित कहानी है, वो इसी प्रकार की सामाजिक विसंगतियों को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। शिक्षा जगत की विसंगतियों को भी यहां अभिव्यक्त किया गया है। अब बात आती है सहज कहानी की। सहज कहानी 1968 में प्रारंभ हुई। नई कहानियां नामक पत्रिका से के संपादकीय से अमृत राय, जो प्रेमचंद के पुत्र हैं, उन्होंने इस कहानी का आंदोलन का सूत्रपात किया। सहज कहानी आंदोलन से कौन जुड़े हैं? अमृत राय जुड़े हैं। और इसके प्रारंभ का वर्ष है 1968। और कौन सी पत्रिका से? नई कहानियां पत्रिका से इस आंदोलन की शुरुआत हुई।
स्वयं अमृत राय ने सहज कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा, सहज कहानी वह है जो हंसा सके, रुला सके। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है कि मनुष्य की संवेदनाओं के साथ जो अपना तादात्म्य स्थापित करे और मनुष्य को अपनापन दे सके, वही वास्तव में सहज कहानी है। सहज कहानी किसी भी सांचे का निषेध करती है, यानी बंधे बंधाए सांचे में, बंधे बंधाए आकार में रहकर नहीं लिखी जाती सहज कहानी। सहज कहानी आंदोलन अमृत राय की संपादकीय टिप्पणियों तक ही सीमित रहा, यानी ये आंदोलन अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ और न ही अनेक कहानीकारों का समर्थन इस कहानी आंदोलन को मिला। अगली है जनवादी कहानी। जनवादी कहानी की शुरुआत 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई और 14-15 अक्टूबर 1978 में हिंदी लेखकों का एक शिविर दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इसी में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सामान्य जन के संघर्ष की पक्षधर है जनवादी कहानी, यानी जो जनता के संघर्ष का पक्ष लेती है, समर्थन करती है, उनके साथ खड़ी होती है, वो कहानी है जनवादी कहानी। इसका वैचारिक आधार था मार्क्सवाद यानी प्रगतिवाद। मार्क्सवाद को आधार बनाकर जनवादी कहानियां लिखी गई। मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग के शोषण के विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष किया गया, आवाज उठाई गई। आपको ध्यान रखना है कौन सा कहानी आंदोलन मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, मार्क्सवाद से प्रभावित है, तो वो है जनवादी कहानी आंदोलन। रमेश उपाध्याय, भीष्म साहनी, अमरकांत मार्कंडेय, शेखर जोशी, मधुकर सिंह, उदय प्रकाश, रमेश उपाध्याय, काशीनाथ सिंह, स्वयं प्रकाश, ज्ञान रंजन आदि प्रमुख जनवादी कहानीकार हैं। अब आती है अगला आंदोलन की बात, सक्रिय कहानी। 1979 के से मंच के संपादक श्री राकेश वत्स ने इस सक्रिय कहानी का सूत्रपात किया। सक्रिय कहानी की भूमिका शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, यानी जो मनुष्य को जीवंत होने का संदेश देती है, उसकी चेतना को एक प्रबल सुदृढ़ आधार प्रदान करती है, वो कहानी सक्रिय कहानी है। उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है, यानी मनुष्य में अब हर संघर्ष के लिए तत्पर रहने की जो हिम्मत पैदा करती है, जो साहस पैदा करती है, वह है सक्रिय कहानी। और राकेश वत्स ने यही सक्रिय कहानी का मूल उद्देश्य माना है। सक्रिय कहानी वर्तमान आधुनिक आर्थिक सामाजिक शोषण के विरोध को अपनी मूल संवेदना मानती है, यानी उनकी मूल संवेदना, उनकी कहानी की विषय वस्तु किससे जुड़ी हुई है? जो वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है और जो मनुष्यों का आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति करना ही सक्रिय कहानी का मूल उद्देश्य है। सुरेंद्र सुकुमार, रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, राकेश वत्स, कुमार संभव, नवेंदु, धीरेन्द्र अस्थाना प्रमुख कहानीकार हैं जो इस सक्रिय कहानी आंदोलन से जुड़े। अब आती है बात समांतर कहानी आंदोलन की। कमलेश्वर ने 8वें दशक में सारिका के माध्यम से इस कहानी आंदोलन की शुरुआत की। आम आदमी के संघर्ष की संवेदनापूर्ण अभिव्यक्ति की गई समांतर कहानी आंदोलन में, और इस कहानी के केंद्र में सामान्य जन था। ध्यान देंगे, नई कहानी आंदोलन जब आया 1950 में, तो मनुष्य कहानी के केंद्र में आया। अब बदलाव ये आया कि समांतर कहानी आंदोलन में सभी मनुष्य नहीं, बल्कि एक सामान्य, एक आम आदमी कहानी के केंद्र में आकर के स्थापित हो गया, यानी कहानी की विषय वस्तु एक आम आदमी की समस्याओं के इर्द गिर्द घूमने लगी। यानी हम देखते हैं कि जो कहानी कल्पनाशीलता, राजा रानी, परियों और किस्सा गोइयों से शुरू हुई, वो कहानी अनेक पड़ावों से गुजरते हुए एक आम आदमी की समस्याओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच तैयार करती है। समांतर कहानी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामान्य जन को अमानवीय स्थितियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना, यानी आम आदमी की अधिकार उसे मिले, आम आदमी शोषण से मुक्त हो, इसके लिए संघर्ष करना ही समांतर कहानी आंदोलन का उद्देश्य है। विदा अलविदा राम अरोड़ा के द्वारा लिखी गई। जमीन का आखिरी टुकड़ा इब्राहिम शरीफ के द्वारा लिखी गई। दूसरी और पहली चंद्रकांत बख्शी के द्वारा लिखी गई।
इस कहानी आंदोलन के कहानीकारों की प्रमुख कहानियां हैं। जोखिम और बयान कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं जो समांतर कहानी आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। अब अगला आंदोलन समकालीन कहानी आंदोलन। समकालीन कहानी आंदोलन वास्तव में नई कहानी का ही बृहत्तर रूप है। नई कहानी हिंदी कहानी के इतिहास में जिस स्वरूप को लेकर आई उसी स्वरूप को विस्तृत रूप प्रदान करती है समकालीन कहानी। 1986 में राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका से इस कहानी आंदोलन की शुरुआत की। जीवन के यथार्थ बिंदुओं, सोपानों और क्रूर से क्रूर जीवन की जो स्थितियां थी उन सभी का कलात्मक चित्रण यहां पर प्रस्तुत किया गया। वर्तमान युग की विसंगतियों, विडंबनाओं और त्रासद का अर्थ होता है कष्टदायक, बहुत अधिक कष्टदायक स्थितियों का यहां मार्मिक चित्रण किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श चर्चा के केंद्र में, ये आपको समझ लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कोई भी कहानी या उपन्यास स्त्री की समस्याओं को केंद्र में रखकर कहानी बुनता है तो वो कहलाती है स्त्री विमर्श की कहानी। स्त्री विमर्श की कहानी होने के लिए लेखिका का स्त्री होना आवश्यक नहीं है। एक पुरुष भी स्त्री विमर्श यानी स्त्री की समस्याओं से जुड़ी कहानी लिख सकता है। दलित विमर्श, जो दलित वर्ग है हमारे समाज का, जो शताब्दियों से उपेक्षित और अधिकार विहीन जीवन जीता रहा, उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर जो कहानी या उपन्यास लिखे जाते हैं वो दलित विमर्श के कहानी या उपन्यास कहलाते हैं। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात समकालीन कहानी आंदोलन की यह थी कि यहां स्त्री विमर्श और दलित विमर्श चर्चा के केंद्र में स्थापित हो गए। यानी जो उपेक्षित वर्ग है, जो शताब्दियों से उपेक्षित वर्ग रहा, उसे, उसकी समस्याओं को, उसके जीवन को कहानी के केंद्र में स्थापित किया समकालीन कहानी आंदोलन ने। स्त्री कथाकारों का यहां महत्वपूर्ण योगदान रहा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्त्री विमर्श केंद्र में था। प्रमुख कहानीकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, चिन्हार, ललमनिया, गोमा बहती है, इनकी प्रमुख कहानियां। राजी सेठ, मैं तो जन्मा ही, लवलीन, छिनाल और चक्रवात, मृणाल पांडे, 4 दिन की जवानी तेरी, चित्रा मुदगल, जिनावर, ये सारी कहानियां बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानियां हैं दोस्तों। इनको इनकी लेखिकाओं के नाम के साथ आप कंठस्थ कर लेंगे। मृदुला गर्ग, समागम, चंद्रकांता, काफी बर्फ, सुधा अरोड़ा, काला रजिस्टर, अलका सरावगी, कहानी की तलाश में, ये सारी की सारी स्त्री कथाकारों के द्वारा रचित चर्चित कहानियां हैं। उदय प्रकाश की सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद समकालीन कथाकार हैं, जिनकी कहानियां हैं, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं 56 तोले का करधन, पाल गोमरा का स्कूटर और वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ये तीनों कहानियों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इन तीनों कहानियों और इनके कहानीकार उदय प्रकाश का नाम आप कंठस्थ कर लेंगे। दलित कहानीकारों की बात करें तो दलित कहानीकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी प्रमुख कहानी है सलाम, और जयप्रकाश करदम, जिनकी प्रमुख कहानी है लाठी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चलिए अब बात आती है उपन्यास के उद्भव और विकास पर। तो उपन्यास शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ इसे देख लेते हैं। उप और न्यास शब्द, 2 शब्दों के योग से उपन्यास शब्द बना है। उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ होता है रखना, यानी निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात जीवन के निकट को निकटता से व्यक्त करने वाला जो साहित्य है वही उपन्यास है। यानी किसके निकट रखना है? कथा को, उपन्यास को, साहित्य को जीवन के निकट रखना है। अब हिंदी साहित्य में उपन्यासों का आगमन कैसे हुआ इसे संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी में उपन्यास लिखे जाने लगे थे और अंग्रेजी का पहला उपन्यास है डॉन क्विक्सोट और 1605 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद पश्चिमी साहित्य के इन उपन्यासों के प्रभाव के फलस्वरूप बंगला में उपन्यास लेखन की परंपरा शुरू हुई और बंगला का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखा गया और इस बंगला साहित्य उपन्यास के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदी में 1882 में परीक्षा गुरु लिखा गया। यानी हिंदी की उपन्यास के विकास क्रम की शुरुआत 1882 से मानी जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यासों के बारे में। 1862 में भूदेव मुखोपाध्याय ने सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किया, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। 1865 में दुर्गेश नंदिनी के प्रकाशन के बाद
उपन्यास शब्द मान्य हो गया। पहले उपन्यास लिखे जाते थे लेकिन उन्हें उपन्यास नामकरण नहीं मिला था। लेकिन 1865 में जब दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ बंगला का उपन्यास, तो उपन्यास शब्द को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन फिर भी हिंदी साहित्यकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हुआ करती थी, जिसका पुराना नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, उसमें भारतेंदु ने मालती नामक एक उपन्यास को धारावाहिक के रूप में छापा। किंतु फिर भी 1877 तक उपन्यास विधा के लिए नॉवेल शब्द का ही प्रयोग किया जाता रहा। यानी बहुत लंबे समय तक उपन्यास शब्द हिंदी में आ जाने के बावजूद उपन्यास को स्वीकार नहीं किया गया, शब्द को स्वीकार नहीं किया गया, और उसके लिए नॉवेल यानी अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल ही किया गया। भारतेंदु के बाद 1878 में राधा कृष्ण दास ने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण तथ्य है, 1878 में उपन्यास शब्द का विधिवत खुलकर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया राधा कृष्ण दास ने। हिंदी का पहला अनुदित उपन्यास, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा है, जिसको मराठी से अनुदित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आगे चलेंगे। पहले मौलिक उपन्यास के विषय में 4 मत प्रचलित हैं। सबसे पहला मत है डॉक्टर गोपाल राय का, जो पंडित गौरीकृत देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ, उसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। लेकिन अन्य विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। माता प्रसाद गुप्त मानते हैं कि सदानंद मिश्र और शंभुनाथ के द्वारा लिखा गया मनोहर नामक उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल मानते हैं कि श्रद्धा राम फुल्लौरी कृत भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 में हुआ, जो स्त्री शिक्षा का उपदेश ग्रंथ है, वही हिंदी का पहला उपन्यास है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ, हिंदी का पहला उपन्यास है। और सर्वमान्य मत के अनुसार भी हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही माना गया है, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ और जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास के द्वारा की गई। अब बात आती है हिंदी उपन्यास के विकास क्रम की। तो हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का समय माना गया है 1900 से 1916, प्रेमचंद युगीन 1916 से 1936 और प्रेमचंदोत्तर 1936 से अब तक। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की। इस युग में मौलिक और अनुदित उपन्यास लेखन, कुछ मौलिक हुए लिखे गए उपन्यास तो कुछ अनुदित उपन्यास लिखे गए। मौलिक उपन्यासों में सामाजिक, ऐतिहासिक और रोमांचक यानी घटना प्रधान उपन्यास प्रमुख रूप से यहां पर लिखे गए। कब? प्रेमचंद पूर्व युग में। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कि ये मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए, इसमें कल्पना की प्रधानता रही। सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए। जासूसी, तिलस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास भी लिखे गए और कुछ ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जिनमें उपदेश और सुधारवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई। लेकिन इस पूर्व प्रेमचंद युग में जो भी उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों ने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, क्योंकि यहां पर इस दौर में जासूसी, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जो प्राबल्य रहा, जो बहुलता रही, उसके फलस्वरूप प्रेमचंद युग में आकर हिंदी उपन्यास के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिनका समय 1844 से 1914 के बीच माना गया है। इन्होंने सुधारवादी और उपदेश मूलक उपन्यास लिखे और इनका लक्ष्य था विद्यार्थियों और युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना। प्रमुख उपन्यास इनके हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इन्हें याद कर लेंगे। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। दूसरे उपन्यासकार है बाबू देवकी नंदन खत्री, जिनके नाम से हम सभी संभवतः परिचित हैं, क्योंकि इनके एक उपन्यास पर टीवी पर एक धारावाहिक भी आया था, प्रसारित हुआ था। 1861 से 1913 के बीच आपका समय रहा। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, इस बात को आपको याद रखना है।
लहरी प्रेस नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की बाबू देवकीनंदन खत्री ने? प्रश्न पूछा जा सकता है। सुदर्शन नामक पत्रिका के संपादक थे और आपने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं दोस्तों, लेकिन जो प्रमुख लोकप्रिय उपन्यास हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है वे हैं चंद्रकांता 1891 ईस्वी में प्रकाशित, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में प्रकाशित, वीरेंद्र वीर 1895 में, कटोरे भर खून 1895 में, चंद्रकांता संतति 1896 में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजर की कोठरी 1902 में प्रकाशित प्रमुख उपन्यास हैं। गुप्त गोदना 1906 में और भूतनाथ 1908 में। दोस्तों इस भूतनाथ के विषय में आपको यह जान लेना है कि इस उपन्यास में कुल 21 भाग हैं, लेकिन अपने जीवन काल में देवकीनंदन खत्री केवल और केवल 6 भाग ही लिख पाए, शेष भाग उनके पुत्र ने लिखे। अगले उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है भयानक खून और माया महल। अगले उपन्यासकार आते हैं लज्जाराम मेहता। 1863 से 1931 के बीच का समय है। मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण इनके उपन्यासों में किया गया। विशेष तौर पर दुर्व्यसन और सामाजिक बुराइयों के परिणामों का चित्रण करने वाले उपन्यास आपने लिखे। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें से आपको दोस्तों धूर्त रसिक लाल को याद रखना है, आदर्श दंपति को याद रखना है और आदर्श हिंदू को याद रखना है। अक्सर इन पर पूछे जाते हैं प्रश्न। अगले उपन्यासकार हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, जो जासूसी उपन्यासकार हैं। लगभग आपने 18 उपन्यास लिखे और देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, आपको याद रखना है, जिन्होंने चंद्रकांता संतति के शेष भाग नहीं, जिन्होंने भूतनाथ के शेष भागों का सृजन किया, क्योंकि केवल 6 भाग ही देवकीनंदन खत्री अपने जीवन काल में लिख पाए थे। भूतनाथ अंतिम 15 भाग आपने लिखे। गोपाल राम गहमरी अगले उपन्यासकार हैं, जिनका समय माना जाता है 1866 से 1946 के बीच। जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी, इस बात को भूलेंगे नहीं। देवकीनंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक हैं और गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। 1900 ईस्वी में आपने जासूस नामक एक पत्र का संपादन किया, प्रकाशन किया। सरकटी लाश, देवरानी जेठानी और जासूस पर जासूसी, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तीनों उपन्यासों के नाम आपको याद रखने हैं। अगले उपन्यासकार इस युग के आते हैं राधा कृष्ण दास। 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच आपका समय माना गया है। आपने गो वध की समस्या के निवारण से संबंधित उपन्यास लिखा और आपका प्रसिद्ध उपन्यास जिस पर बहुत प्रश्न आते हैं निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। 1865 से 1932 आपका समय माना गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ध्यान रख लेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के जनक, देवकीनंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक। ये तीनों नाम आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आपने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया और लगभग 65 उपन्यास लिखे आपने। उनमें से प्रमुख उपन्यास है आदर्श रमणी, जिसे हृदय हारिणी भी कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1890 में हुआ। हिंदुस्तान नामक पत्रिका में 1890 में धारावाहिक के रूप में और 1904 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं लवंगलता 1890, लीलावती 1901, राजकुमारी 1901, प्रणयिनी परिणय और जिंदे की लाश, ये उनके कुछ अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें हम प्रिय प्रवास के रचयिता कवि के रूप में भी जानते हैं। 1865 से 1947 के बीच आपका समय रहा। आपने 2 उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित, अधकिला फूल 1907 में प्रकाशित। दोनों ही उपन्यासों पर भरपूर प्रश्न पूछे जाते हैं, रट लेंगे। अब आती है बात प्रेमचंद युग की। 1916 से 1936 के बीच इसका समय माना गया। विषय की विविधता, अलग अलग विषयों को आधार बनाकर यहाँ उपन्यास लिखे गए, जिनमें आदर्श, कर्तव्य, प्रेम और करुणा, समाज सुधार, देशभक्ति, यहां तक कि सत्याग्रह और अहिंसा, स्त्री की पीड़ा, मध्यवर्गीय मनुष्य की पीड़ा, कृषक जीवन की समस्याएं,
मेहनतकश जनता के संघर्ष आदि समस्याओं को आधार बनाकर, आदि विषयों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक कथानकों को भी नई दृष्टि से इन उपन्यासों में प्रस्तुत किया गया। मानवीय संबंधों, मानव चरित्र का सूक्ष्म अंकन यहाँ हुआ। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स प्रेमचंद का ही नाम आएगा। प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास है प्रेमा, 1905 में प्रकाशित हुआ। विधवा समस्या पर आधारित उपन्यास है और ये लघु कहानी का आभास देता है। दूसरा उपन्यास सेवा सदन, 1918 में प्रकाशित हुआ। दहेज प्रथा और कुलीनता के प्रश्न और वैश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित उपन्यास है। बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर आता है प्रेमाश्रम, 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें सत्य और अहिंसा की उद्घोषणा की गई है। फिर आता है रंगभूमि, 1925 में गांधीवादी जीवन दर्शन, शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है, तो आपको रंगभूमि विकल्प ही चुनना है। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। कई जन्मों की कथाओं का यहाँ चित्रण किया गया और सामाजिक, राजनीतिक एवं सांप्रदायिक समस्याओं को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। 1927 में निर्मला उपन्यास प्रकाशित हुआ। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को यहाँ उठाया गया है। फिर 1929 में प्रतिज्ञा, मध्यवर्गीय समाज की पृष्ठभूमि में विधवा समस्या के विभिन्न पहलुओं का निरूपण किया गया है। फिर 1931 में प्रकाशित हुआ गबन, जिसमें स्त्रियों के आभूषण, प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का चित्रण किया गया है। 1933 में कर्मभूमि प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की झलक यहाँ देखने को मिलती है। और 1935 में गोदान, जिसे उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है और इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है दोस्तों। और उनका आखिरी उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण था और उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूरा किया गया। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। अगले उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने सभी उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखे। लगभग 15 उपन्यास लिखे, लेकिन उनमें से प्रमुख उपन्यास जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो है गढ़कुंडार, 1930 में प्रकाशित। विराटा की पद्मिनी, 1936 में प्रकाशित। झांसी की रानी, 1946 में प्रकाशित। मृगनयनी, 1950 में। अहिल्याबाई, 1955 में। माधव जी सिंधिया, 1957 में। और आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें से इरावती उनका एक अपूर्ण उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। सामाजिक उपन्यासकार हैं। जिस तरीके से वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, वैसे ही विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक एक सामाजिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित है। आपके प्रमुख उपन्यास हैं मां, 1929 में प्रकाशित। भिकारिणी, 1929 में प्रकाशित। संघर्ष, 1945 ईस्वी में प्रकाशित। आप प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं। आपके प्रेरणा स्रोत महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। उपन्यासों में मां की ममता, आदर्श प्रेम और नारी हृदय की विशालता का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। आपने अगर कभी अपने पाठ्यक्रम में ताई कहानी पढ़ी हो तो वहां भी आपने सामाजिक समस्या को ही उठाया है, तो वहां भी मां की ममता की बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। आगे चले। आचार्य चतुरसेन शास्त्री अगले उपन्यासकार। लगभग 3 दर्जन उपन्यास लिखे और इतिहास पुराणों से इन्होंने कथानकों का चयन किया। काल्पनिक और ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया। यानी कोरे ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे गए आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। उनके उपन्यासों में इतिहास के साथ कल्पना का भी समायोजन मिलता है। वैशाली की नगरवधू, 1948 में प्रकाशित। सोमनाथ, 1954 में। वयम रक्षामः, 1955 में। और गोली, 1956 में। ये 4 इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जबकि इन्होंने लगभग 36-37 उपन्यासों का सृजन किया है। इन चारों को आप याद कर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगले उपन्यासकार। आपके उपन्यास है ये अप्सरा, 1931। अलका, 1931। निरुपमा, 1936। प्रभावती, 1936। कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरेहा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। लेकिन इनके कुछ अपूर्ण उपन्यास भी हैं, जिनमें चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे और इंदुलेखा आदि उपन्यास आते हैं। इन उपन्यासों को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे।
प्रताप नारायण श्रीवास्तव अगले उपन्यासकार। विदा 1929 में प्रकाशित, बेकसी का मजार 1950 में, विसर्जन 1950 में, विश्वास की वेदी पर 1960 में। बेकसी का मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे आपको ध्यान में रखना है, शेष सभी उनके सामाजिक उपन्यास हैं। आगे चले, अगले उपन्यासकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने प्रमुख रूप से पतित वैश्या वर्ग का चित्रण किया, उनकी समस्याओं को अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927 में प्रकाशित, दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित, बुधवा की बेटी 1928 में प्रकाशित। ये तीन उनके प्रमुख उपन्यास हैं जिनको आपको कंठस्थ कर लेना है। उग्र जी ने दलित और पतित वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया और सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। अगले उपन्यासकार बनारसी दास चतुर्वेदी। इनका साहित्य घासलेटी साहित्य कहलाया जाता है। स्वदेशी पत्रिका का आपने संपादन किया। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों पर बात करते हैं, जीवन के विविध पक्षों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। जिस तरह से प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी के स्वरूप में बारीकी आई, सूक्ष्म अभिव्यक्ति होने लगी, उसी तरह से उपन्यासों के विकास क्रम में भी बारीकी आई, चित्रण बहुत बारीक से बारीक होने लगा। जीवन के हर पक्ष को बहुत बारीकी से अभिव्यक्त किया जाने लगा। यथार्थ की अभिव्यक्ति, आधुनिक बोध, महानगरीय संत्रास का अर्थ होता है पीड़ा, महानगरीय जीवन की जो पीड़ा है उन सबकी अभिव्यक्ति यहाँ इन उपन्यासों में की जाने लगी। सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों का चित्रण किया जाने लगा और दलित विमर्श और स्त्री विमर्श भी यहाँ पर केंद्र में रहे। आप अब शैलियां, उपन्यासों की लेखन की जो शैलियां हैं उनमें भी बदलाव आया। आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास लिखे गए, डायरी, पत्र, वर्णात्मक और संवाद शैलियों को आधार बनाकर अलग अलग उपन्यासों की रचना की गई। यानी यहाँ केवल उपन्यासों के विषय में ही बदलाव नहीं आया बल्कि उनके शिल्प में भी परिवर्तन आया। अब इस समय जो उपन्यास लिखे गए उन्हें बहुत सारे वर्गों में विद्वानों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन उनमें से प्रमुख किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए उन्हें हम देखते हैं। पहला मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, यानी मनुष्य के मस्तिष्क की जो कुंठाएं हैं उनकी बारीकी से अभिव्यक्ति जिनमें की जाती है वो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास होते हैं। प्रगतिवादी, जिसका वैचारिक आधार मार्क्सवाद होता है, वो उपन्यास प्रगतिवादी उपन्यास कहलाते हैं। इतिहास को आधार बनाकर लिखे जाने वाले ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। अंचल विशेष, मैंने कहानी के संदर्भ में आपको बताया था, किसी अंचल विशेष के परिवेश की पृष्ठभूमि पर जब किसी भी कथा को प्रस्तुत किया जाता है तो आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। प्रयोगवादी उपन्यास, जहां शिल्प और कथ्य की दृष्टि से नए नए प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोगवादी उपन्यास। राजनीति को आधार बनाकर लिखे जाने वाले उपन्यास राजनीतिक उपन्यास। स्त्रियों की समस्याओं से संबंधित उपन्यास स्त्री विमर्श के उपन्यास, और दलित की समस्याओं को से संबंधित जो उपन्यास होते हैं वे दलित विमर्श के उपन्यास कहे जाते हैं। तो इस प्रकार इतने विविध रूपों में इस युग में उपन्यास हमारे सामने आए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में मन की परतों, कुंठाओं को उधेड़ने का प्रयास किया गया। आपको क्या याद रखना है, कौन से उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज, इन चार उपन्यासकारों ने प्रमुख रूप से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे। प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं जिसमें शोषक एवं शोषित वर्ग के विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया गया। ऐसे उपन्यासकार हैं यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और मनमथनाथ गुप्त। तो ये प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गोविंद वल्लभ पंत की, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल की। तो दोस्तों पहले भी वृंदावन लाल वर्मा हम ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वो युग अलग था और ये युग अलग है। तो इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। अब बात आती है आंचलिक उपन्यासों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। 1954 में रेणु के मैला आंचल उपन्यास से आंचलिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत हुई। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल और लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। किसी अंचल
और गांव के वातावरण और लोक संस्कृति का जिसमें चित्रण किया जाता है वो आंचलिक उपन्यास कहलाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रांगे राघव, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। दोस्तों, प्रगतिवादी उपन्यासों में भी हमने रांगे राघव का नाम पढ़ा था, आंचलिक में भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि साहित्यकार की जो प्रतिभा होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो कभी किसी भावावेग में आकर के प्रगतिवादी दृष्टिकोण से संबंधित उपन्यास लिखता है, तो कभी किसी अंचल विशेष की संस्कृति को आधार बनाकर उपन्यास लिखता है। तो एक ही उपन्यासकार अनेक शैलियों में अनेक विषय वस्तुओं पर सृजन करता है उपन्यासों का। तो रांगे राघव ने प्रगतिवादी उपन्यास भी लिखे और आंचलिक उपन्यास भी लिखे। आगे चले। प्रयोगवादी उपन्यासों में शिल्प की दृष्टि से बहुत नए प्रयोग किए गए। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी और निर्मल वर्मा प्रमुख प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। राजनीतिक उपन्यासों में राजनीतिक विकृतियों का पर्दाफाश किया गया। यशपाल, भीष्म साहनी और मन्नू भंडारी ने राजनीतिक उपन्यास लिखे। स्त्री विमर्श के उपन्यासों में स्त्रियों की समस्याओं को उद्घाटित किया गया। प्रभा खेतान, आप ध्यान दे लेंगे या कंठस्थ कर लेंगे, प्रभा खेतान के उपन्यास से ही स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल आदि ने स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास लिखे। दलित विमर्श 1980 में उदित हुआ। समाज के दलित वर्ग की समस्याओं से संबंधित उपन्यास इसके अंतर्गत लिखे गए। डॉक्टर प्रेम शंकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम प्रमुख दलित उपन्यासकार हैं। मुख्य प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ये इनके उपन्यास ये दिए गए हैं, जो कि आपको पूरे उपन्यास नहीं लिए गए हैं। प्रमुख उपन्यास परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952। ये सारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए। विवर्त 1953 और व्यतीत भी 1953। दूसरे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार सन्यासी 1991 में प्रकाशित, प्रेत और छाया 1945 में, पर्दे की रानी 1941, निर्वासित 1946, जिप्सी 1952 और जहाज का पंछी 1955। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है एक तो ये और दूसरा जहाज का पंछी, आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अज्ञेय पर बात आती है। अज्ञेय के 3 उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में प्रकाशित है, 1941 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित और अपने अपने अजनबी 1955 में प्रकाशित। आप मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। डॉक्टर देवराज की बात करें तो पथ की खोज 1951, अजय की डायरी 1960, मैं, वे और आप, ये 3 उपन्यास इनके प्रमुख हैं। तीनों को कंठस्थ कर लेंगे। यशपाल बहुत सारे उपन्यास लिखे, विपुल उपन्यास साहित्य का सृजन किया यशपाल ने। दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, अमिता 1946, मनुष्य के रूप 1949, मेरी तेरी उसकी बात 1974 और आपका झूठा सच नामक उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले भाग का नाम है वतन और देश 1958 और दूसरा है देश का भविष्य 1960। आगे चलते हैं। रांगे राघव प्रगतिवादी चेतना के और आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। घरौंदे, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ और मूर्तों का टीला आपके प्रमुख उपन्यास है। वैसे बहुत सारे उपन्यासों का सृजन किया आपने। कब तक पुकारूं आपका आंचलिक उपन्यास है और नटों के जीवन पर आधारित है। इस पर भी प्रश्न आता है, ध्यान दे लेंगे आप। मुर्दों का टीला आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। मोहनजोदड़ो जो एक ऐतिहासिक स्थल है उस पर आधारित, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है मुर्दों का टीला। आगे चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1962, पुनर्नवा, अथ रैक्व आख्यान, तो ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब बात आती है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित, परती परिकथा 1957 में प्रकाशित, दीर्घ तपा 1964 में, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1976 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद नागार्जुन ने भी प्रगतिवादी और आंचलिक 2 प्रकार के उपन्यास लिखे। रतिनाथ की चाची, बलचनमा
1952 में प्रकाशित। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में प्रकाशित। वरुण के बेटे का प्रकाशन हुआ 1957 में। दुख मोचन 1957 में। और इमरतिया नामक उपन्यास भी उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। राही मासूम रजा, जिन्होंने न जाने कितनी फिल्मों की पटकथाएं लिखी, आप एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, कटराबी आरजू, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन उपन्यासों पर, तो आप इन्हें भूलेंगे नहीं। और नीम का पेड़ 2003 में प्रकाशित हुआ, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। मोहन राकेश प्रयोगवादी उपन्यासकार, और आपने उपन्यास लिखे दो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे, जिसका प्रकाशन दोस्तों ये सन गलत टाइप हो गया है, 1961 है इसका प्रकाशन वर्ष। अंधेरे बंद कमरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, और उसके बाद न आने वाला कल, जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगले प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं नरेश मेहता, और आपका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है यह पथ बंधुता, जिसे आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। धर्मवीर भारती एक अन्य प्रयोगवादी उपन्यासकार, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं धर्मवीर भारती के। निर्मल वर्मा भी प्रयोगवादी उपन्यासकार, वे दिन 1964, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर 1989 में प्रकाशित हुआ, अंतिम अरण्य 2000 में प्रकाशित हुआ, और आप 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। भीष्म साहनी राजनीतिक उपन्यास लिखे आपने, इन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तमस, कड़ियां, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर उनके प्रमुख राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। 1975 में तमस के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मन्नू भंडारी ने एकमात्र राजनीतिक उपन्यास लिखा, और वो है महाभोज। अक्सर कई जगह, कई कक्षाओं में, पाठ्यक्रम में भी रहा है ये। और प्रसंगवश एक और बात मैं आपको बता दूं, मन्नू भंडारी का एक उपन्यास आपका बंटी बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें एक बच्चे की मानसिक स्थिति का, उसके मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण किया गया था मन्नू भंडारी के द्वारा, तो आप इसे भी स्मरण में रखेंगे। महाभोज उनका एक राजनीतिक उपन्यास है। स्त्री विमर्श के उपन्यासों में प्रभा खेतान का स्त्री उपेक्षिता, जिससे कि प्रवर्तन हुआ स्त्री विमर्श के उपन्यासों का, 1990 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ, तथ्य और मिथ, आज की स्त्री। अगला उपन्यास है आओ पेपे घर चले, 1991 में प्रकाशित। तालाबंदी 1991 में, अग्निसंभवा 1992 में, और छिन्न मस्ता 1993 में प्रकाशित हुआ। अपने अपने चेहरे 1994 में, और पीली आंधी 1996 में। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है प्रभा खेतान के। इसके बाद नाम आता है मृदुला गर्ग का, चित्त कोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन तीनों उपन्यासों पर। मिलजुल मन पर तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। मृदुला गर्ग के द्वारा स्त्री समस्याओं से संबंधित उपन्यास हैं ये। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास का नाम है इदन्नमम। अन्य भी अनेक उपन्यास आपने लिखे, जिनमें से प्रमुख हैं अलमा कबूतरी और चाक। चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ। दलित विमर्श के उपन्यासों पर आते हैं। जयप्रकाश करदम प्रमुख दलित उपन्यासकार माने गए हैं। आपका उपन्यास छप्पर बहुत अधिक लोकप्रिय। दूसरे दलित उपन्यासकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जूठन नामक उपन्यास बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने घुसपैठियों और सलाम नामक उल्लेखनीय उपन्यासों का सृजन किया। अगले दलित उपन्यासकार हैं मोहनदास नेमिष-राय। मुक्ति पर्व, आज बाजार बंद है, क्या मुझे खरीदोगे, ये उपन्यास आपके द्वारा लिखे गए। सत्य प्रकाश के द्वारा रचित उपन्यास है जस तस भई सवेर।